मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पिछले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे और उसमें पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार या टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। पहला मोनोसैकेराइड्स, दूसरा डाईसैकेराइड्स और तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स, तो मोनोसैकेराइड्स हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डाईसैकेराइड्स के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं डाईसैकेराइड्स क्या होते हैं, इनका परिभाषा देखेंगे, डाईसैकेराइड्स का उदाहरण देखेंगे और उसके बाद तब पॉलीसैकेराइड्स पर चर्चा किया जाएगा। तो मोनोसैकेराइड हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग देखते हैं डाईसैकेराइड्स के बारे में। तो देखते हैं डाईसैकेराइड्स क्या होते हैं या डाईसैकेराइड्स की परिभाषा। तो डाईसैकेराइड्स या हिंदी में भी इसको डाईसैकेराइड्स कहते हैं। तो डाईसैकेराइड्स जो होते हैं, इनका डाईसैकेराइड्स का परिभाषा होगा, डाईसैकेराइड्स जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स के 2 अणुओं के मिलने से बनते हैं। डाईसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के मिलने से बनते हैं। यानी जब 2 मोनोसैकेराइड के अणु आपस में मिलते हैं तो बनता है डाईसैकेराइड। यानी डाईसैकेराइड बनने के लिए मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं का होना जरूरी है। अब 2 मोनोसैकेराइड अणु जब मिलेंगे तो डाईसैकेराइड का निर्माण होगा। अब हम लोग देखते हैं डाईसैकेराइड्स के उदाहरण क्या क्या हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जो डाईसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। तो डाईसैकेराइड्स के अंतर्गत जो है आता है सुक्रोज, दूसरा माल्टोस, तीसरा है लैक्टोज। तो देखिए सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों जो है डाईसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। अब डाईसैकेराइड जो होता है उसका सामान्य सूत्र, डाईसैकेराइड्स का सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र जो होता है डाईसैकेराइड्स का, वो होता है C12H22O11, यानी ये डाईसैकेराइड का उदाहरण है। C12H22O11 ये डाईसैकेराइड्स का सामान्य सूत्र है। तो डाईसैकेराइड्स का सामान्य सूत्र होता है C12H22O11। अब ये सुक्रोज है तो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11, सुक्रोज का हो गया। माल्टोज का भी सूत्र वही होता है C12H22O11 और लैक्टोज का भी सूत्र होता है C12H22O11। लेकिन याद रखिएगा कि ये तीनों के सूत्र
एक ही होते हैं, लेकिन तीनों की संरचनाएं अलग अलग होती हैं। सुक्रोज की संरचना अलग होती है, माल्टोज की संरचना अलग होती है और लैक्टोज की संरचना अलग होती है। ऐसा नहीं कि सबके सूत्र जो है समान हैं तो सबकी संरचनाएं भी समान होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सूत्र तो इसमें समान हैं लेकिन सबकी संरचनाएं अलग अलग हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि सुक्रोज के बारे में थोड़ा, फिर माल्टोज के बारे में, फिर लैक्टोज के बारे में देखते हैं। तो डाइसैकेराइड हम लोग क्लियर कर लिए कि डाइसैकेराइड्स जो होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो दो मोनोसैकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। डाइसैकेराइड्स का सामान्य सूत्र है C12H22O11। अब इसके डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है और लैक्टोज आता है। सुक्रोज का सूत्र C12H22O11, माल्टोज का C12H22O11 और लैक्टोज का भी सूत्र C12H22O11 होता है। लेकिन तीनों के सूत्र तो सेम हैं लेकिन संरचनाएं सबकी अलग अलग होती हैं। अब हम लोग थोड़ा सुक्रोज के बारे में देखते हैं, फिर माल्टोज के बारे में और फिर लैक्टोज के बारे में देखते हैं। तो देखिए सुक्रोज। अब सुक्रोज को हम लोग ऐसे हिंदी में भी सुक्रोज वही लिखा जाता है, सुक्रोज या सुक्रोज, सुक्रोज। अब सुक्रोज को हम लोग सामान्यतः जो है सुक्रोज कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में मिलता है इसको देखते हैं। तो सुक्रोज जो होता है वो हमको गन्ने से प्राप्त होता है, चुकंदर से प्राप्त होता है और भी इसके स्रोत हैं, मेनली यही दोनों चीज़ों से प्राप्त होता है आदि। तो गन्ने से जो है सुक्रोज प्राप्त होता है, चुकंदर से भी सुक्रोज प्राप्त होता है और इसके यही मुख्य स्रोत हैं। अब देखिए जो है सुक्रोज को सामान्य भाषा में हम लोग चीनी कहते हैं। सुक्रोज को हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? चीनी। नॉर्मली हम लोग चीनी इसको कहते हैं। तो देखिए सुक्रोज चूँकि गन्ने से प्राप्त होता है तो इसको हम लोग केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, केन शुगर, केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। सुक्रोज को हम लोग केन शुगर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये गन्ने से प्राप्त होता है। गन्ने को शुगर केन कहते हैं, इसीलिए इसको सुक्रोज को हम लोग केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये जो है केन शुगर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज जो होता है वो जो है वो घरों में जो है तमाम तरह से पदार्थों को बनाने में या भोजन वगैरह को बनाने में जो है स्वीटिंग एजेंट यानी मधुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी मीठा करने में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है, टेबल शुगर, टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो सुक्रोज को केन शुगर के नाम से भी जाना जाता है, टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए तो हम लोग देख लिए सुक्रोज जो होता है उसको सामान्य भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? सामान्यतः चीनी कहते हैं और इसका सूत्र होता है C12H22O11 होता है। यह जो है गन्ने से प्राप्त होता है, चुकंदर से, और यही मुख्य इनके स्रोत हैं। अब गन्ने से यह प्राप्त होता है इसलिए इसको केन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। अब जो है घरों में अब सुक्रोज यानी चीनी का प्रयोग घरों में जो भी खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं उनको मीठा करने में प्रयोग किया जाता है और इसी वजह से इसको टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो टेबल शुगर सुक्रोज ही होता है, केन शुगर सुक्रोज ही होता है। अब इसके बाद हम लोग सुक्रोज देख लिए, सुक्रोज के बाद थोड़ा माल्टोज को देखते हैं, माल्टोज के बारे में। तो माल्टोज के बारे में देख लेते हैं। माल्टोज के बारे में देख लेते हैं। तो दूसरा हमने उदाहरण दिया था माल्टोज, माल्टोज।
माल्टोज। तो देखिए माल्टोज के बारे में, माल्टोज जो होता है वो माल्ट में पाया जाता है। माल्टोज जो है माल्ट में पाया जाता है और इसीलिए माल्टोज को माल्ट शर्करा भी कहते हैं। माल्ट शर्करा भी कहा जाता है। माल्टोज को माल्ट शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। तो माल्टोज जो होता है, अब माल्टोज का भी फॉर्मूला जो होता है C12H22O11 होता है। माल्टोज भी डाइसेकेराइड है, तो इसका भी सूत्र जो होता है माल्टोज का भी C12H22O11 होता है। तो ये माल्टोज है। तो माल्टोज जो है माल्ट में पाया जाता है और माल्ट में पाए जाने की वजह से इसको माल्ट शर्करा के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लैक्टोज के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं लैक्टोज। तो इसका तीसरा उदाहरण लिए थे लैक्टोज। लैक्टोज लैक्टोज अब लैक्टोज भी डाइसेकेराइड्स का उदाहरण है। तो इसका सूत्र यही होता है C12H22O11। ये लैक्टोज हो गया। अब लैक्टोज जो होता है वो दूध में पाया जाता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, इसी वजह से इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा कहा जाता है या मिल्क शुगर, मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। तो मिल्क शुगर जो होता है या दुग्ध शर्करा होता है वो लैक्टोज को ही कहा जाता है। अब इसको दुग्ध शर्करा क्यों कहें या मिल्क शुगर क्यों कहें? क्योंकि ये दूध में पाया जाता है, यानी दूध में लैक्टोज पाया जाता है और इसी वजह से इसको मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा कहा जाता है। अब देखिए हमने डाइसेकेराइड्स के बारे में चर्चा कर लिया कि डाइसेकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो दो मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। तो डाइसेकेराइड जो होते हैं वो दो मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। अब इसमें उदाहरण था सुक्रोज था, माल्टोज था, लैक्टोज था। और उसके बाद ये जो डाइसेकेराइड है ये ओलिगोसेकेराइड्स के अंतर्गत आता है। डाइसेकेराइड जो होता है वो ओलिगोसेकेराइड्स के अंतर्गत आता है, यानी ओलिगोसेकेराइड्स के अंतर्गत डाइसेकेराइड आता है। अब हम लोग डाइसेकेराइड्स देख लिए कि डाइसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड्स का उदाहरण क्या है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में अब हम लोग चर्चा करते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार है उसमें पहला तो मोनोसेकेराइड्स हो गया, दूसरा डाई और तीसरा है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स हिंदी में भी वही पॉलीसेकेराइड्स। तो चलिए देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो होता है यह मोनोसेकेराइड के अनेक अणुओं के मिलने से बनता है। मोनोसेकेराइड के अनेक अणुओं के मिलने से बनता है। अनेक अणुओं के मिलने से बनता है।
यानी मोनोसेकेराइड्स के बहुत से अणु जब आपस में मिलेंगे तो पॉलीसेकेराइड बनता है। अब पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र जो होता है, पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसको देख लिया जाए। तो सामान्य सूत्र होता है C6H10O5, C6H10O5 का n टाइम्स, और यहाँ n की वैल्यू जो होती है वो 100 से लेकर के 3000 तक होती है, 100 से लेकर के 3000 तक होती है। तो n का मान जो होता है वो 100 से लेकर के 3000 तक होता है। अब ये C6H10O5 का n टाइम्स जो है फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है पॉलीसेकेराइड्स का। अब पॉलीसेकेराइड तो इसमें बता ही दिया गया, मोनोसेकेराइड के अनेक अणुओं के मिलने से पॉलीसेकेराइड अणु बनते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र C6H10O5 है, n टाइम्स हो गया। अब n की वैल्यू 100 से लेकर के 1000 तक होती है, n का मान 100 से लेकर के 1000 तक होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड दोनों जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पॉलीसेकेराइड जो होता है वो जल में अविलेय होता है। यानी पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं, मतलब पानी में ये नहीं घुलते हैं, अविलेय होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं, घुलते नहीं हैं। और जो मोनोसेकेराइड होते हैं और डाइसेकेराइड होते हैं वो दोनों जल में घुल जाते हैं, लेकिन पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं। अब जो है पॉलीसेकेराइड का स्वाद मीठा नहीं होता, ये भी क्लियर है कि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं यानी पॉलीसेकेराइड मीठे नहीं होते, इनका स्वाद मीठा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये जो है मीठे नहीं होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो मीठे नहीं लगते, स्वाद में ये मीठे नहीं होते हैं, इनका स्वाद मीठा नहीं होता है, इनका स्वाद मीठा नहीं होता है। तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं इनका स्वाद मीठा नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन ये खाने पर सीधे मीठे नहीं लगते हैं। लेकिन मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड दोनों खाने पर सीधे मीठे लगते हैं, इसीलिए उनको शुगर के श्रेणी में रखा गया और इनको नॉन शुगर के श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखिएगा कि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। इनका सामान्य सूत्र C6H10O5 का n टाइम्स होता है, n की वैल्यू 100 से लेके 3000 तक होती है। अब पॉलीसेकेराइड जल में अविलेय होते हैं और ये जो इनका स्वाद जो है मीठा नहीं होता है। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यह जो है मुख्यतः पौधों में पाए जाते हैं, यानी पॉलीसेकेराइड यह मुख्यतः पौधों में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं, ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में। तो याद रखिएगा कि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है पौधों में पाए जाते हैं, एक मुख्यतः पौधों में, यानी ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड पौधों में ही पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण क्या है, पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण एग्जाम्पल। तो ये तो क्लियर हो गया कि पॉलीसेकेराइड्स क्या हैं, इनका सामान्य सूत्र क्या है, ये जल में नहीं घुलते हैं, इनका स्वाद मीठा नहीं होता है। इनके उदाहरण, पॉलीसेकेराइड का उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण जो होता है वो स्टार्च होता है, स्टार्च। उसके बाद दूसरा सेलुलोज,
CEULOSE, सेलुलोज होता है पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण। सेलुलोज होता है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन होता है, इसका थर्ड एग्जाम्पल ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन, ये सब एग्जाम्पल जो है पॉलीसेकेराइड्स के हैं। अब ग्लाइकोजन भी जो है क्या है, स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, काइटिन हुआ, इनुलिन हुआ, ये सब जो है काइटिन इनुलिन मैंने अभी इसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन और इनुलिन हो गया, काइटिन हो गया, ये सब के सब जो है पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण हैं। अब हम लोग देख लिए पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं, इनका स्वाद मीठा नहीं होता। उदाहरण स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, ठीक है, और जो है इनुलिन हो गया, ये सब के सब जो है क्या है, पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम लोग पॉलीसेकेराइड देख लिए। अब ये पॉलीसेकेराइड में देखते हैं आगे, तो देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड में और आगे क्या होता है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, और उसमें प्रकार में मोनोसेकेराइड बारे में देखे, डाइसेकेराइड्स के बारे में देखे, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में देखे और सबका उदाहरण देखे। अब देखिए पॉलीसेकेराइड्स दो प्रकार का होता है। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड्स, और एक दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स हो गया, एक होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड्स को हिंदी में सम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स को कहते हैं विषम पॉलीसेकेराइड्स। तो इस तरह से हम लोग पॉलीसेकेराइड्स के बारे में देखें तो पॉलीसेकेराइड्स कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होमोपॉलीसेकेराइड यानी सम पॉलीसेकेराइड, और एक होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड या विषम पॉलीसेकेराइड्स। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से बनता है। तो अगर समान प्रकार के या एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड अणु के मिलने से पॉलीसेकेराइड बनता है तो उसे हम लोग सम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। तो सम पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, सम पॉलीसेकेराइड्स कैसे बनता है, एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से, यानी एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड अणुओं से अगर पॉलीसेकेराइड अणु का निर्माण होता है तो उसे सम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो सम पॉलीसेकेराइड्स ऐसे होते हैं जो एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। जैसे ग्लूकोज से बने तो ग्लूकोज ही सब उसमें मौजूद हों, फ्रक्टोज से मिलके बने तो फ्रक्टोज ही सब मौजूद हों,
या जो है गैलेक्टोज से मिलके बने तो गैलेक्टोज ही सब हों। तो अगर एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड अणु आपस में मिल करके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं तो उसे सम पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। अब इसका उदाहरण देख लिया जाए। सम पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण क्या होता है? अब सम पॉलीसेकेराइड में स्टार्च है, इसका उदाहरण देख लिया जाए तो इसका एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो सम पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण है। दूसरा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी सम पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण है। तीसरा है काइटिन। काइटिन भी जो है वो सम पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण है। काइटिन भी जो होता है वो सम पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। काइटिन भी जो होता है वो सम पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। इनुलिन है, इनुलिन भी होता है, ये सम पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। सेलुलोज है, सेलुलोज भी सम पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। कहने का तात्पर्य है कि अगर एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड अणु आपस में मिल करके पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं तो उसे सम पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। अब इसका उदाहरण हो गया स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, इनुलिन और सेलुलोज। ये सब के सब जो होते हैं वो सम पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है विषम पॉलीसेकेराइड क्या है। विषम पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है, यह अलग अलग मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। तो विषम पॉलीसेकेराइड में होता है यह अलग अलग मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। सेकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं अलग अलग मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ग्लूकोज है तो फ्रक्टोज मिल जाए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सब मिल करके बनाएं। तो मतलब जब कई तरह के मोनोसेकेराइड अणु आपस में मिल करके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं विषम पॉलीसेकेराइड या हेटेरोपॉलीसेकेराइड। इसका उदाहरण है हिपैरिन। इसका उदाहरण जो है हिपैरिन है। हिपैरिन इसका उदाहरण है। अब हम लोग इसको हिपैरिन हो गया। उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकेन एक हिपैरिन हो गया। और दूसरा जो है, और हम एग्जाम्पल लिखते हैं अगार हो गया। और पेप्टिडोग्लाइकेन पेप्टिडो इंग्लिश में लिख देता हूँ पेप्टिडोग्लाइकेन या पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कह सकते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन ये सब जो है विषम पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण है। हिपैरिन, अगार, पेप्टिडोग्लाइकेन ये सब जो है क्या है, विषम पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण हैं। और ये हो गया सम पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण। तो हम लोग जो है देख लिए पॉलीसेकेराइड कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक
सम पॉलीसेकेराइड या होमोपॉलीसेकेराइड, दूसरा हेट्रोपॉलीसेकेराइड या विषम पॉलीसेकेराइड। अब जो है सम पॉलीसेकेराइड जो होता है वो एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से बनता है, और इसका उदाहरण स्टार्च से ग्लाइकोजन, काइटिन, इनुलिन, सेलुलोज हो गया। और जब अलग अलग पॉलीसेकेराइड अणु आपस में मिलेंगे तो जो अलग अलग मोनोसेकेराइड अणु आपस में जब मिलेंगे तो जो पॉलीसेकेराइड बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोपॉलीसेकेराइड या विषम पॉलीसेकेराइड। इसका उदाहरण है हिपेरिन, अगार अगार, पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये सब जो है उदाहरण, इस तरह से हम लोग क्या हो गया, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो हम लोग जो है पॉलीसेकेराइड भी देख लिए। अब इसके बाद जो है हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसमें जो और इनके बारे में होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के जितने उदाहरण हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बस आज का लेक्चर यहीं तक। धन्यवाद।